सो हेलो फ्रेंड्स, आइए आपका बेहद स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सिलेक्शन क्लासेस में। और मैं आपका दोस्त लेकर आया हूँ एक और नई क्लास। इसमें हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और इससे पहले की जो क्लास में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में कुछ और बता दिया था और हमने कराया था जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, उससे पहले जो गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, उसके बारे में हमने बताया था। बैटल ऑफ दीव होता है और वहाँ पर उसके बाद एक और नई नींव पड़ती है पुर्तगालियों की। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये गवर्नर है पुर्तगालियों का। और 1503 में ये, अगर हम बात करें 1503 की, तो 1503 में ये कमांडर के रूप में था। और 1509 में ये पुर्तगाल का जो गवर्नर था वो बन जाता है, पुर्तगाली गवर्नर बन के भारत आता है। और इसका जो मुख्यालय था वो था कोचीन। इसने क्या क्या किए थे वो काम, उसके बारे में जानते हैं और इसकी नीतियाँ क्या थीं। तो भारत और हिंद महासागर में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था ये। 1510 में बीजापुर के शासक आदिल यूसुफ शाह से गोवा छीन लेता है। यानी कि 1510 से पहले जो गोवा पर अधिकार किसका था, तो आदिल यूसुफ शाह था, उसका अधिकार था। और दिल्ली में जो राज्य था, दिल्ली में जो राज्य कर रहा था, सत्ता थी तो उस लोधी वंश की चल रही थी। ठीक है, तो लोधी वंश का शासन था दिल्ली के अंदर। अब बात करते हैं 1511 की। तो 1511 में यह मलक्का जल संधि पर अधिकार करता है। जो मलक्का जल संधि है उस पर अधिकार कर लेता है। 1515 में होमब्रुज जल संधि पर अधिकार कर लेता है। बंगाल के हुगली और बालासोर में ये फैक्ट्री का निर्माण करता है। बालासोर और हुगली में प्रबल कूटनीति द्वारा विजयनगर के शासक जो था राजा कृष्णदेव, जो कि इनकी जो मुस्लिम शासकों से बिल्कुल बनती नहीं थी, दिल्ली का जो सल्तनत थे यानी कि उनसे इनकी कट्टर दुश्मनी थी। तो जो पुर्तगाली लोग थे तो वो इनसे संधि कर लेते हैं और इनसे मित्रता का व्यवहार रखते हैं। तो इनकी जो मुस्लिमों के साथ में कैसा कटु संबंध होते हैं पुर्तगालियों के भी। और जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे कृष्णदेव राय, उनकी भी। ठीक है ना। इसके बाद जो अल्बुकर्क की जो सामाजिक नीति है वो कैसी थी तो उसे जानिए। तो उन्होंने सती प्रथा का अंत किया था, सती प्रथा का अनुमूलन किया था गोवा से। ठीक है, क्योंकि इनका अधिकार गोवा पर था, तो गोवा से सती प्रथा का अंत करते हैं। और सती प्रथा के अंत के बाद में आप जानोगे पुर्तगाली जो पुरुषों थे, यानी पुर्तगाली पुरुषों को ये प्रेरित करते हैं ताकि भारतीय महिलाओं से शादी हो। ठीक है, भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए पुर्तगाली पुरुषों को प्रेरित करते हैं। गोवा में नवीन सिंचाई प्रणाली लागू करते हैं और तंबाकू काजू जैसी नई फसलों की खेती की जाती है। सड़क अस्पतालों का निर्माण करते हैं। मुसलमानों के साथ में इनके संबंध कैसे थे, तो आप बताओ। कटु संबंध थे, यानी कि इनसे इनकी दुश्मनी थी। और अल्बुकर्क की जो कूटनीति थी वो कैसी थी, अगर उसे भी आप जानोगे तो उसमें बताया गया है विजयनगर के साथ में इनके संबंध अच्छे थे, क्योंकि दोनों को जो दुश्मन थे वो दक्कन का सल्तनत था। ठीक है, 1520 में कृष्णदेव राय ने एक किला इन्हें उपहार देता है, क्योंकि जो पुर्तगाली लोग थे वो जिससे भी दोस्ती करते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ तो लेते थे, और जिसकी मदद करते हैं तो उसे मदद के रूप में, यानी किसी ने कोई ना कोई चीज़ उनसे उपहार में लेते थे। तो ये इन्हें किला उपहार मिलता है। और दोनों राज्यों ने एक दूसरे के यहाँ पर दूतावास भी भेजे थे। यूरोप से विजयनगर को घोड़ों की आपूर्ति भी होती थी पुर्तगालियों के समय में। ठीक है, यानी कि ये घोड़े ऐसे होते थे जो कि युद्ध में काम आए। ठीक है, तो इसके बाद में 1515 में इसकी मृत्यु हो जाती है अल्बुकर्क की गोवा में। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, गोवा का महत्व समझते हैं। गोवा का महत्व क्या था, तो गोवा एक ऐसा क्षेत्र था, ऐसा एक बंदरगाह के रूप में था जहाँ पर अरब और फारसी जो घोड़े थे वो आते थे। अरब और फारसी युद्ध घोड़े थे उनका यहाँ आते थे और उतारे जाते थे। ठीक है, व्यापार और सामरिक महत्व की अगर बात करें तो के कारण यह क्षेत्र आय का सबसे मूल्यवान स्रोत माना जाता है। व्यापार और सामरिक महत्व की अगर बात करें तो ये, यानी कि यह क्षेत्र आय का सबसे मूल्यवान स्रोत माना जाता है। यहाँ पर ठीक ठाक पैदावार होती थी और एक तरफ से ये समुद्री सीमा से घिरा था। ठीक है, वहीं गोवा पर जो कब्जा करने से पुर्तगालियों को अरब सागर और हिंद महासागर में
व्यापार पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है, क्योंकि उस समय ये एकमात्र ऐसा बंदरगाह था जहाँ से अरब और फारस के बीच में व्यापार होता था। तो यानी कि इस पर पुर्तगाली कब्जा कर लेते हैं, और कब्जा करने के बाद में तो इनका सीधा कंट्रोल हो जाता है, और जो पुर्तगाल से और यानी यूरोप से व्यापार सीधा सीधा भारत से होने लगता है। इसके बाद में गोवा में मजबूत नौसैनिक अड्डा स्थापित करते हैं पुर्तगाली लोग, और अल्बुकर्क ने गोवा का जो व्यापारिक महत्व बढ़ाने के लिए उसकी किलेबंदी भी की थी। गोवा पर एक किला भी बना लेते हैं, और ताकि चारों तरफ से वो सुरक्षित रहे, ठीक है। और 1515 के बाद में फिर और 29 तक का जो समय है उसे जानिए। 1515 से 29 तक का जो समय है ये एक निर्वात का समय है। यहाँ पर 6 गवर्नर बनते हैं, पुर्तगाली गवर्नर, और उनका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहता है, ठीक है। और 1526 में ही फिर पानीपत का युद्ध होता है, और बाबर की एंट्री हो जाती है, और मुग़ल फिर सत्ता का आरंभ स्टार्ट हो जाता है। मुग़ल सत्ता का आरंभ हो जाता है। 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु हो जाती है, और जो जयनगर साम्राज्य वो कमज़ोर पड़ने लगता है। तो यानी विजयनगर साम्राज्य फिर कमज़ोर पड़ने लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं अगला जो वो है गवर्नर, जिसका नाम है नीनो डी कुना, ठीक है। और ये टकला टाइप का दिखाई दे रहा होगा, तो ये है नीनो डी कुना, ठीक है। और ये बनकर आता है गवर्नर भारत का है। तो 1529 से 1538 तक का इसका समय रहता है, और यह 1529 में गवर्नर बनता है। इसका मुख्यालय कोचीन से गोवा आ जाता है, और कोचीन से गोवा ये मुख्यालय कर लेता है। गुजरात के बहादुर शाह ने मुग़ल सम्राट हुमायूं के साथ अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों से मदद हासिल की थी। बदले में उन्होंने बसीन द्वीप सौंप दिया था, ठीक है। यानी कि यानी बहादुर शाह की जो मदद की थी, तो मदद में इसे क्या मिला? इसे मदद में मिला, तो आप बताओ, बसीन द्वीप। कौन सा द्वीप? बसीन द्वीप मिला इसे। और द्वीप में इसे यानी कि द्वीप भी इसे मिल जाता है, ठीक है। एक प्रकार से कहें तो इस पर भी ये इनका आधार बनाने के लिए इसे दे दिया जाता है, और फिर बाद में फाइनली इसके पास में नीनो डी कुना के पास में ये द्वीप भी आ जाता है। और नेक्स्ट है गार्सिया दी नरोना, ठीक है। गार्सिया दी नरोना की अगर बात करें तो ये दमन, सालसेर, बम्बई, मद्रास में केंद्र की स्थापना करता है, और जो श्रीलंका है यानी इसका जो पुराना नाम था सीलोन के अधिकांश हिस्सों पर यह अधिकार कर लेता है, ठीक है। क्योंकि इनकी हिंद महासागर में अब अच्छी पकड़ हो गई थी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है वो है मैनुअल दी एंटोनियो सिल्वा। ये अंतिम पुर्तगाली था, और जो 1958 से 9 दिसंबर 1961 तक रहता है। बाद में ऑपरेशन विजय के माध्यम से इन्हें खूब कुटाई होती है, और फिर इनको गोवा दमनदीप ये गोवा और दमनदीप छोड़ने पड़ते हैं, और फिर यहाँ से इनका भारत में विलय हो जाता है, और ये यहाँ से फिर भाग जाते हैं, ठीक है। ये थी इनकी कुछ कहानी। और अब बात करते हैं इनकी इन्होंने जो एक व्यवस्था चलाई थी, जिसे बोलते हैं कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम इन्होंने चलाया था। दरअसल कार्टेज सिस्टम होता क्या है, तो इसे समझिए, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था, ठीक है। यानी एक प्रकार से ये कार्टेज जो सिस्टम है इसमें आर्मी का भी प्रयोग किया जाता था, और एक बहुत ऐसी व्यवस्था थी, ये समुद्र पर इनका राज्य था, और समुद्र के स्वामी इसी व्यवस्था के कारण कहे जाते थे। तो कार्टेज का जो अर्थ होता है वो होता है परमिट। तो आप जानेंगे कार्टेज का अर्थ क्या होता है, तो आप बताओगे। कार्टेज का अर्थ होता है परमिट, और आर्मेडा का अर्थ होता है बाध्यकारी। यानी कि एक ऐसा परमिट अगर आपको किसी दूसरे देश में जाना है, पुर्तगाल में जाना है, या कहीं अन्य देश में जाना है, फारस में जाना है, या आप मान लो यूरोप में जाना है, तो जो समुद्री मार्ग से होकर आप जाओगे, तो एकमात्र जो समय बंदरगाह था यानी वहाँ से जाने के लिए गोवा, तो गोवा होके जाओगे, तो फिर गोवा से आपको परमिट लेना होगा, ठीक है। और ये परमिट बाध्यकारी होगा, आपको ये लेना होगा, ठीक है। चाहे कुछ भी हो, और आपको ये परमिट लेना ही होगा। तो हिंद महासागर में जहाज से व्यापार करने हेतु भारतीय और अरबी व्यापारियों द्वारा, ठीक है, अरबी व्यापारियों द्वारा पुर्तगालियों से परमिट लेने की व्यवस्था थी। यह पुर्तगालियों के लिए निःशुल्क था, और केवल जो भारतीय और अरबी व्यापारी थे इनको परमिट की आवश्यकता, यानी इन्हें परमिट लेनी पड़ता था, ठीक है ना। इनको परमिट लेना पड़ता था। हिंद महासागर में होते हुए या अरब सागर में होते हुए इनको कहीं जाना है, तो इन्हें परमिट की आवश्यकता होती थी, ठीक है। इनका जो उद्देश्य था परमिट बनाने का, तो हिंद महासागरीय व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार स्थापित करना था। यानी इस परमिट व्यवस्था से और इनका जो एकाधिकार है वो हिंद महासागर पर हो जाता है, और ये पूर्णतः इसके स्वामी हो जाते हैं।
और इसमें ये क्या क्या व्यवस्था थी, अन्य तथ्य के बारे में अगर जाने तो जो भारतीय और अरबी जहाज थे तो वो काली मिर्च और गोला बारूद नहीं ले जा सकते थे, यानी इनके लिए मनाही थी। ये बारूद और गोला बारूद और काली मिर्च नहीं ले जा सकते। जो भारतीय लोग हैं और फारसी लोग हैं वो एक दूसरे से गोला बारूद और काली मिर्च का व्यापार नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जहाज़ों की रक्षा हेतु पुर्तगाली संरक्षक बेड़े यानी कि बड़े बड़े जहाज़ इनके साथ में जाएंगे तो उसका भी अलग से टैक्स होता है। और मुग़ल बादशाह कहा जाता है, जो मुग़ल बादशाह अकबर है उसे भी कार्टेज लेना पड़ा था। ठीक है, ये तो एक बादशाह था और सांकेतिक रूप में नहीं, केवल कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से कार्टेज लिया था। ठीक है, सांकेतिक रूप में कह सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में यानी कि ये मुग़ल बादशाह था, इसे भी कार्टेज यानी सांकेतिक रूप में थोड़ा सा कार्टेज से यानी कि लेना पड़ा था। पुर्तगाली इसी कार्टेज की व्यवस्था के तहत अपने आप को समुद्र का यानी सागर का स्वामी कहते थे। और जो पुर्तगाली समुद्र का वर्चस्व यानी पुर्तगाल समुद्र पर वर्चस्व बना सकें क्योंकि भारतीय शासकों ने नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने का प्रयास नहीं किया था। और इसी कारण जो पुर्तगाली लोग थे उनकी जो नौसेना थी बहुत ज़्यादा मजबूत थी और उन्होंने अपना वर्चस्व पूरे हिंद महासागर में फैला रखा था। ठीक है, और उस समय जो भारतीय शासक थे उन्होंने नौसेना पर कोई जोर नहीं दिया था, वे केवल अपनी जो यानी कि भौगोलिक क्षेत्र के अंदर ही थे। ठीक है ना, जो यानी कि भौगोलिक क्षेत्र के अंदर अपना वर्चस्व बनाए रखे थे और समुद्र पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। तो देखिए ये है कार्टेज व्यवस्था, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला सिस्टम देख रहे हैं, तो ये है किला गोवा का। ठीक है, और यहाँ से ये आप देख रहे हैं जहाज़ के बेड़े हैं यानी बड़े बड़े जहाज़ हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बैरियर लगा रखे हैं दो। ठीक है, यहाँ से कोई भी जहाज़ एंट्री मारता है इधर साइड में, ठीक है, इधर से जाएगा तो फिर यहाँ से इन्होंने कार्टेज लेना होगा। ठीक है, यहाँ से परमिशन लेनी होगी, उसके बाद चेकिंग वगैरह करा के तब जाना होगा। ठीक है, या फिर इधर से कोई जहाज़ आए तो उसके लिए। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से व्यवस्था थी। ठीक है, पुर्तगालियों का जो व्यापार पर प्रभुत्व की अगर बात करें तो वो कैसा था, तो पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व, ठीक है, कैसे हुआ तो उसके बारे में जानिए। तो ये है कुछ व्यवस्था, यानी पुर्तगाली दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री मार्ग पर व्यापार करने वाले पहले यूरोपीय थे। ठीक है, वो कुछ और कारण हैं। ठीक है, निम्न कारण ये दिए गए हैं। मालाबार तट से मसालों तथा कोरबन तट से वस्त्रों का व्यापार होता था बहुत जोर से। ठीक है, और उत्तर पश्चिम भारत से एक टाप था जो कि एक प्रकार ये भी कपड़ा है, इसका व्यापार होता था। मलक्का मलीना आदि से लौंग कस्तूरी लाख इनका व्यापार होता था। नागपट्टनम एक प्रमुख बंदरगाह बनाया गया। ठीक है, वे वस्तुओं को खरीदने के लिए पश्चिम से सोना चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाते थे। ठीक है, जिससे उन्हें वस्तु खरीदी जा सके। मसालों के अलावा परिवहन के द्वारा भी लाभ कमाते थे। यानी कि भारतीयों के पास में तो जहाज़ की व्यवस्था नहीं थी, तो केवल पुर्तगाली लोग थे, उन्हीं के जहाज़ों का प्रयोग करते थे भारतीय लोग। तो यानी कि जहाज़ों का किराया टैक्स वगैरह परिवहन के माध्यम से लाना ले जाना भी इनकी व्यवस्था देते थे। ठीक है ना, ये सुविधा देते थे अपने जहाज़ों से भारतीयों और फारसियों को यानी कि सुविधा देते थे, ताकि वो इनके जहाज़ में अपना माल रख के अपने देश से ले आ सके, वहाँ से यहाँ पर ला सके। उसके लिए ये मोटा मोटा पैसा लेते थे। ठीक है ना, चलिए इसके बाद अगर देखते हैं तो ये आप देख रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये अंग्रेज़ों का एक प्रकार का यानी कि यूरोपियों का ये कौन है तो आप बताओगे। एक जीसस है ये, यानी कि ईसाई मिशनरी है ये। ठीक है, और इसकी जो समाधि है वो इस चर्च में, ठीक है, जो कि गोवा में। ये ध्यान रखना है, ये केवल जिसका नाम है फ्रांसिस जेवियर। ठीक है, फ्रांसिस जेवियर है और ये एक संत है सोसाइटी ऑफ जीसस का। ठीक है, संस्थापक भी है और ये ईसाई मिशनरी है। भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए ये आया था और इसकी मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर इसकी समाधि। ठीक है, चलिए ईसाई मिशनरी है ये। हाँ, पुर्तगालियों को मुग़लों के साथ नहीं मिला, क्योंकि मुग़लों के अगर इनका जो साथ नहीं मिला था उसके कुछ और भी कारण है, तो उन कारणों को समझिए। तो पुर्तगालियों को मुग़लों का साथ क्यों नहीं मिला था, क्योंकि इनकी नीयत साफ नहीं थी पुर्तगालियों की। ठीक है, कहा जाता है कि जो पुर्तगाली लोग हैं तो उन्होंने जो 1613 में पुर्तगालियों ने मुग़ल जहाज़ों पर कब्जा किया था, लूटपाट करके जहांगीर को नाराज़ कर दिया था। और इससे जहांगीर ने क्रोधित होकर और जहांगीर ने मुकर्रम खान को आदेश दिया कि जाओ इनसे मुआवजा लो पूरे जहाज़ का। ठीक है, तो उन्होंने खूब कुटाई की इनकी पुर्तगालियों की और
खूब सारा अपना पैसा वापस लिया। ठीक है, अंत में अगर शाहजहाँ के शासनकाल आता है और मुगल दरबार में पुर्तगालियों को जो लाभ प्राप्त थे वो शाहजहाँ उन सभी लाभों को समाप्त कर देता है और इनका खात्मा करता है। और वहाँ उन्होंने नमक के निर्माण पर जो एकाधिकार कर लिया था और अपना एक कस्टम हाउस भी बनाया था। तम्बाकू पर बहुत ज़्यादा उन्होंने कर लगा दिया था इसके चलते। और साथ ही साथ अगर देखें इसमें पुर्तगालियों ने न केवल व्यापारियों के रूप में पैसा कमाया बल्कि हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीद कर या जब्त करके, ठीक है, यानी कि पकड़ करके, और क्रूर दास व्यापार भी शुरू किया था। यानी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम जो बच्चे थे उनको पकड़ पकड़ कर ले जाते थे या उनके खरीद लेते थे किसी गरीब से, ठीक है, या उन्हें पकड़ कर ले जाते थे, पकड़ करके ले जाते थे तो उनसे दास व्यापार कराते थे। ठीक है, उन्हें दास बनाकर अपने यूरोप में भेजते थे और उनसे देह व्यापार भी कराते थे। ठीक है, और इसका जो पता चला शाहजहाँ को, ठीक है, तो उसने इनकी बहुत ज़्यादा कुटाई करी। ठीक है, और जिन्होंने ईसाई धर्म के रूप में भी और इनका जो पालन पोषण भी किया था तो ईसाई धर्म के रूप में उन्होंने पाला था। ठीक है ना, ईसाई धर्म स्वीकार करवाया। और एक और इनकी नापाक हरकत थी, उसे भी जानिए। तो उन्होंने जो मुमताज़ महल की, जब राजा यानी कि भारत में किसका शासन था तो आप बताओगे, यानी कि शाहजहाँ का। ठीक है, तो शाहजहाँ की जो बेगम थी मुमताज़ महल, उसकी 2 दासियाँ थी। तो दोनों दासियों को पकड़ लिया जाता है और ये उसे पकड़कर यहाँ से यूरोप में भेज देता है। ठीक है, जो यूरोपियन लोग थे यानी कि पुर्तगाली लोग थे, तो पुर्तगाली लोगों ने मुमताज़ महल की 2 दासियाँ थी उन्हें पकड़कर यूरोप भेज दिया गया। और फिर ये बात शाहजहाँ को जब पता चली तो शाहजहाँ ने बंगाल का जो गवर्नर था कासिम खान, उसे आदेश देता है तो और इसके विरुद्ध में कार्रवाई करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा बंगाल था वहाँ से खाली करवा देता है। ठीक है, पूरा बंगाल खाली करवा देता है पुर्तगालियों से, पूरी बस्तियों को तबाह कर देता है और इनकी खूब कुटाई करता है। ठीक है, हाँ, तो पुर्तगालियों की खूब कुटाई करता है, इसलिए इनके साथ में इनकी बनती नहीं थी। ठीक है, 24 जून 1632 को हुगली की घेराबंदी शुरू होती है जो 3 महीने बाद उसके कब्जे को समाप्त हुई। ठीक है, जो पुर्तगालियों का कब्जा था उसे हटा दिया जाता है हुगली की घेराबंदी के कारण और पुर्तगाली यहाँ से भाग जाते हैं। इनकी खूब सारी कुटाई होती है। ठीक है, चलिए ये थे कुछ बातें हैं। और पुर्तगालियों के पतन के कारण आपने जाना, और पतन के कारण भी देख लीजिए क्या क्या कारण है। ठीक है, पुर्तगालियों के जो पतन के कारण थे वो क्या क्या कारण है। इनका शासन कैसा था, भ्रष्ट था और दोषपूर्ण था। अभी आपने देखा काटेज पद्धति, लूट नीति, व्यापारिक दूरदर्शिता की कमी थी इनमें। ठीक है, स्पेन का पुर्तगाल पर अधिकार और निरंकुश राजतंत्र था। पुर्तगाल की कंपनी पूर्णतः सरकार के एकाधिकार में होना। ठीक है, यानी कि ये कंपनी सरकारी थी। तो और धार्मिक असहिष्णुता, ठीक है, यानी कट्टर नीति थी इनकी। ईसाईयत का जबरन प्रचार कर रहे थे, यानी कि ईसाई जबरन थोपना, ये गलत बात थी, यानी ये इनकी गलत नीति थी। अंग्रेज डच जैसी उभरती नौसैनिक शक्तियों से पराजय, यानी कि अब भारत में अंग्रेज आ जाते हैं, डच आ जाते हैं तो इनकी शक्तियाँ, नौसैनिक शक्ति मजबूत थी। ठीक है, नौसेना, यानी कि जो पुर्तगाल आते हैं उसके बाद डच आते हैं तो डचों की शक्ति इनसे ज़्यादा मजबूत थी। उसके बाद अंग्रेज़ों की शक्ति, अगर अंग्रेज़ों की जो नेवी थी वो भी ज़्यादा मजबूत थी, उनसे इनकी बहुत ज़्यादा पराजय हो रही थी। ठीक है, हाँ, मुगल साम्राज्य का विस्तार हो रहा था उस समय। ठीक है, मुगल साम्राज्य का विस्तार, बेहतर संबंधों का अभाव था मुगलों से। ठीक है, मुगलों से इनका संबंध अच्छा नहीं था। अभी आपने देखा कैसे इन्होंने जो मुमताज़ महल थी उसकी 2 दासियाँ थी उसे पकड़ लिया जाता है और यहाँ से व्यापार के यानी देह व्यापार के लिए उन्हें कहाँ भेज दिया जाता है, पुर्तगाल में। ठीक है, यहाँ यूरोप में भेज दिया जाता है। ब्राज़ील की खोज के बाद में भारत पर इनका ध्यान कम होता है क्योंकि उन्होंने जो ब्राज़ील की खोज कर ली थी और आयोग गवर्नर की नियुक्ति होती है और सीमित पुर्तगाली संसाधनों के कारण पुर्तगाल के व्यापार तकनीकी कौशल का पिछड़ापन। ठीक है, इनकी जो यानी कि टेक्नोलॉजी थी तो टेक्नोलॉजी में ये अंग्रेजों से पीछे थे। ठीक है, चलिए इनके कुछ स्थापत्य देखते हैं, पुर्तगालियों का शासन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। हाँ, ठीक है, उन्हें देख लीजिए। तो कहा जाता है इनका जो प्रभाव है उसे समझिए। तकनीकी योगदान की बात करें तो 1556 में ये गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करते हैं। जहाज हथियार का निर्माण की तकनीकी भारत में फिर आ जाती हैं। कृषि में क्या क्या योगदान है, नई फसलें, तंबाकू, आलू, मूंगफली, टमाटर, शकरकंद, मक्का, रबड़, लाल मिर्च, कहवा, ये सारी फसलें नई फसलें हैं और ये भारत में आ जाती हैं। इनकी फसलें होती हैं, नए फल आ जाते हैं, पपीता, अनानास, अमरूद, अल्फांसो आम। ठीक है, अल्फांसो आम, चीकू आदि, ये नए फल हैं जो कि इनकी फसल भारत में होने लगती है।
और सामाजिक और धार्मिक योगदान में इन्होंने क्या किया, भारत में ईसाई धर्म मिशनरी की शुरुआत होती है। पहला पादरी आता है फ्रांसिस्को जेवियर, ठीक है, जिसकी कब्र कहाँ पर है तो आप बताओगे, गोवा में, ठीक है। स्थापत्य कला में इन्होंने क्या क्या योगदान दिए थे उसे जानिए। तो गोथिक स्थापत्य कला देखने को मिलती है केरला में सेंट थॉमस चर्च की स्थापना 1510 में होती है, ठीक है। जैसे कि ये है गोथिक स्थापत्य कला। कौन सी? गोथिक स्थापत्य कला। गोथिक स्थापत्य कला में आप देखोगे तो इनकी जो मीनार टाइप की ये मंदिर जो या इनकी जो चर्च बनाई जाती है वो मीनार टाइप की बनाई जाती है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो चलिए, ये प्रिंटिंग मशीन है, ठीक है, ये क्या है आप देख रहे हैं, ये है प्रिंटिंग मशीन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है अन्य तथ्य में अगर जानेंगे तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का जो गवर्नर था वो कौन था, तो बोस्सा था। अंतिम गवर्नर 1961 में मैनुअल एंटोनियो आता है 1958 से 1986 तक, ठीक है, रहता है। और यानी कि 61 ये बन के तो 1958 से 1986 तक आता है, 1958 से 86 तक के लिए गवर्नर बन के आता है, परंतु 61 तक ही रहता है। और इसका ऑपरेशन विजय के माध्यम से इसे बजा दिया जाता है। ऑपरेशन जब विजय होता है तो पुर्तगाली बस्ती गोवा दमन द्वीप पर भारत में विलय हो जाती है। 22 किंगडम समान नागरिक संहिता 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्ति दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, ये बातें थी और ये हमने कर दिया ख़त्म गोवा को, यानी कि इनको कर दिया हमने ख़त्म। अब बात करते हैं डचों के बारे में। डच नीदरलैंड हॉलैंड के निवासी थे। तो कहाँ के थे? नीदरलैंड या हॉलैंड के निवासी थे, ठीक है। इनकी कंपनी की स्थापना कब होती है? डचों का पुर्तगालियों से संघर्ष होता है, डचों का व्यापार, ठीक है, डच व्यापार विस्तार, डचों के पतन के बारे में ये सारी बात हम जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप मैप में देख रहे हैं, ये है नीदरलैंड, ठीक है। तो यहाँ डच कहाँ के हैं तो आप देखोगे यहाँ के हैं डच, ठीक है। ये है नीदरलैंड, ठीक है, जर्मनी के पश्चिम में। आइए बात करते हैं इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण सन हैं इनके बारे में जान लीजिए। 1596 में कार्नेलियस हेस्तमान सुमात्रा एवं तथा भारत पहुंचता है और प्रथम डच नागरिक था। क्या नाम है? कार्नेलियस हेस्तमान, ठीक है। 1602 में डच संसद ने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की स्थापित किया और संयुक्त उपक्रम कंपनी है ये। 1605 में मछलीपट्टनम की प्रथम भारतीय फैक्ट्री लगती है। मछलीपट्टनम में पहली भारतीय फैक्ट्री लगती है डचों की, ठीक है। 1610 में पुलिकट में एकमात्र कलाबंद फैक्ट्री की स्थापना होती है जो कि गाल्डरिया नाम की, ठीक है। गाल्डरिया में पगोडा नामक स्वर्ण सिक्के चलाए जाते हैं। और 1616 की बात करें तो इसमें सूरत में एक फैक्ट्री लगती है। 1619 में इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित बैटविया का मुख्यालय बनाया जाता है। और 1627 में बंगाल के पीपली में पहली फैक्ट्री लगती है। और 1641 की बात करें तो 1641 में पुर्तगालियों से ये मलक्का छीन लेते हैं, युद्ध होता है इनका पुर्तगालियों के साथ में, तो ये मलक्का छीन लेते हैं। 1658 में पुर्तगाली श्रीलंका को छीन लेते हैं पुर्तगालियों से, ठीक है। श्रीलंका पर किसका अधिकार था? तो पुर्तगालियों का था। और 1658 डचों का युद्ध होता है तो ये उनसे छीन लेते हैं, ठीक है। बाद में अंग्रेज आते तो अंग्रेज इनसे इन्होंने जो सिस्टम जीता था, बाद में जब अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज डचों से छीन लेते हैं जो इन्होंने जीता था पुर्तगालियों से, ठीक है। अब बात करते हैं 1627 की, तो ये हो गया, ठीक है। 1658 में पुलिकट के बाद भारत में नागपट्टनम को केंद्र बनाते हैं ये। और इसके बाद में 1759 में अंग्रेज और डचों के बाद में बेदरा का युद्ध होता है। और फिर ये 1795 में भारत छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। जब अंग्रेजों से इनकी पटरी नहीं खाती है तो ये भारत छोड़कर इनको जाना पड़ता है। कंपनी की स्थापना की बात करें तो ये देखिए कंपनी का नाम क्या था तो कंपनी का नाम है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। और इसकी स्थापना होती है 1602 में। कारण पुर्तगालियों को पूर्व से होने वाला लाभ, ठीक है। जब डच लोग देखते हैं कि पुर्तगाली बहुत ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं तो क्यों ना हम भी कमाएं, तो इसी लाने में व्यापार करने के उद्देश्य से ये भी भारत चले आते हैं और लाभ कमाने के लिए भारत में ये कंपनी की स्थापना करते हैं जिसका नाम था यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। मुख्यालय था इसका बटाविया और जो कि इंडोनेशिया में है। और प्रथम भारतीय केंद्र था मछलीपट्टनम।
और संयुक्त कंपनी थी, 17 सदस्यीय बोर्ड थे, यानी 17 लोगों का सदस्यीय बोर्ड था। प्रारंभिक पूंजी की बात करें तो इसमें यानी कि 65 लाख के करीब, यानी कि 2.5 सैकड़ा, यानी 65 लाख गिलकर के करीब ये पूंजी लगाते हैं। तो 1602 में डच संसद ने कंपनी को 21 वर्षों का पूर्वी व्यापार एकाधिकार दिया था। 21 वर्ष तक ये पूर्व के साथ में एक व्यापार कर सकते हैं, ऐसा डच की संसद ने इनको एकाधिकार दिया था। उद्देश्य था एशियाई मसाला वस्त्र व्यापार द्वारा लाभ अर्जन करना, ठीक है। इस कंपनी का और इनका उद्देश्य क्या था, जो एशियाई मसाले थे, काली मिर्च, ठीक है, और लौंग, इलायची, इन सभी को लाना भारत के, इन सभी को लाना और इनसे अच्छा मोटा मोटा व्यापार करना, यानी कि मोटा मोटा लाभ कमाना, ठीक है, और वस्त्र व्यापार करना, ठीक है। विशेषता की बात करें, क्या क्या विशेषता थी तो वो समझिए। तो इसमें भारत से ज़्यादा इंडोनेशिया मसाला द्वीप पर इनका ज़्यादा प्रभाव था, उस पर ज़्यादा इन्होंने बल दिया, फोकस किया, ठीक है। भारत को केवल वस्त्र केंद्र बनाया, यहाँ से केवल वस्त्रों का व्यापार होता था। बाकी ये यानी कि जो मसालों का जो व्यापार था वो इंडोनेशिया यानी मसाला द्वीप कहा जाता है, वहाँ से व्यापार करते थे। भारत के कोरोमंडल तट पर इनका ज़्यादा व्यापार था, ठीक है। और भारतीय मुख्यालय था जो कि पुलिकट, ठीक है, उसे केंद्र बनाते हैं भारतीय मुख्यालय। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट, ये देखिए। तो इनकी जो फैक्ट्री कहाँ थी वो इस मैप में देख सकते हैं। ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो डचों की फैक्ट्री का चिनपुरा व कासिम बाजार, ठीक है। और ये जगह है बालासोर यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ है मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, ये है पुलिकट, और ये है नागपट्टनम तमिलनाडु में। यहाँ पर है केरल कोचिन, ठीक है, कोचिन है केरल में, और ये है सूरत, ठीक है, गुजरात में। तो ये है। अगर पुलिकट की बात करें तो पुलिकट में इनका प्रमुख केंद्र था जो कि दुर्गीकृत केंद्र था, यानी कि चारों तरफ से यानी इन्होंने दुर्ग बनाया था ये, और दुर्ग निर्माण यानी किलेबंदी की थी इसकी। और आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम, तो ये 1605 में इनकी पहली फैक्ट्री लगाई जाती है। डचों का पुर्तगालियों से संघर्ष देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डचों का पुर्तगालियों के साथ संघर्ष है। कारण क्या था, तो ये कारण है केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, कौन व्यापार ज़्यादा कमाएगा कौन कम, तो ये व्यापार का केवल व्यापारिक प्रतिस्पर्धा थी। 1602 में डचों ने पुर्तगालियों को बंटम के निकट युद्ध में परास्त किया था, बंटम के निकट युद्ध में परास्त किया 1602 में। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों को अम्बोडा छीन लिया, ठीक है, अम्बोइना छीन लिया था। और 1619 में उन्होंने जकार्ता पर अधिकार कर लिया और डच राजधानी बटाविया का निर्माण किया। 1639 में उन्होंने गोवा को नाकेबंदी की, ठीक है, और 1641 में मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1658 में श्रीलंका में पुर्तगालियों की बस्तियों पर अधिकार कर लेते हैं। यानी कि आप देख रहे हैं तो डचों की शक्ति पुर्तगालियों से कई गुना ज़्यादा थी। तो यानी कि आप देख रहे हैं तो हर युद्ध में डच पुर्तगालियों को परास्त कर रहे हैं, अच्छे से धो रहे हैं, ठीक है, जैसे कपड़ा को धोया जाता है उसी प्रकार से ये उनको अच्छे से वॉश कर रहे हैं, ठीक है। पुर्तगालियों को ठीक प्रकार से इन्होंने वॉश किया, खूब अच्छे से इन्होंने धोया, ठीक है, हर युद्ध में इन्होंने परास्त किया। और जब आ जाते हैं अंग्रेज तो अंग्रेज इन्हें परास्त कर देते हैं, ठीक है। तो ये थी। और डचों का व्यापार विस्तार की बात करें तो पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके डचों ने मसाला व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था, ठीक है। पूर्वी जो द्वीप था, द्वीप समूह इंडोनेशिया में भारत के सूती कपड़ों की और भारत में पूरी मसालों की अच्छी खपत थी, उस पर अधिकार करते हैं। और वे भारत में पूर्वी द्वीप समूह के मसाले, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च जापान से तांबा और चीन से रेशमी वस्त्र लाते थे, ठीक है। यानी कि अगर आप देख रहे हैं तो वे पूर्वी जो द्वीप समूह है वहाँ से मसाले लाते थे, यानी इंडोनेशिया से, ठीक है। और चंदन की लकड़ी, काली मिर्च जापान से तांबा और चीन से रेशमी वस्त्र लाते थे और लाके ये अपने इन्होंने जो भारत में केंद्र बनाया था वहाँ पर ला के रखते थे, ठीक है। उसके बाद में इसी प्रकार भारत के पूर्वी द्वीप समूह से अनेक चीज़ों का निर्यात करते थे, जैसे कि नील, अफीम, सूती वस्त्र, रेशम और सोरा इत्यादि, और चावल, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर भारत में रहकर और भारत में व्यापार कर रहे थे, यानी कि यहाँ से जापान, चीन और पूर्वी जो द्वीप समूह था वहाँ पर ये क्या बेचते हैं, तो नील, अफीम, सूती वस्त्र, रेशम, ये सारी चीज़ बेचते हैं। और वहाँ से या इंडोनेशिया से यहाँ पर क्या लेके आते हैं, तो ये लेके आते हैं
यानी कि काली मिर्च, जापान से तांबा इत्यादि चीज़ें लेकर आते हैं, ठीक है। और इस व्यापार से डचों को लाभ यह था कि उन्हें सोना खर्च नहीं करना पड़ता था, ठीक है। और अदला बदली के आधार पर उन्होंने व्यापार चलाया था, यानी कि उन्होंने भारत में रहकर भारत के पैसे का यूज करके और जो भारत में उस समय पैसा चलता था उसी का यूज करके खूब व्यापारिक लाभ कमाया। और इन्हें कुल मिलाकर अपने देश से एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। जो वहाँ से सोना, जो यूरोपियन यानी कि जो पुर्तगाली लोग सोना से व्यापार कर रहे थे, सोना लेकर आते थे और सोने के बदले में चीज़ें यहाँ से लेकर जाते थे, तो इन्हों को अपने देश से सोना लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी और भारत से ही व्यापार किया, ठीक है। भारत से वस्त्र वगैरह, नील अफीम, सूती वस्त्र, ये सारी चीज़ें ये इंडोनेशिया और चीन, जापान में भेजते थे। और वहाँ से चीन, जापान से ये रेशमी वस्त्र वगैरह, चीन जापान से ये लोग क्या लेकर आते हैं, तो चीन से रेशमी वस्त्र और जापान से तांबा और चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, काली मिर्च, ये इंडोनेशिया से लेकर आते थे, ठीक है। तो ये इनका व्यापार चल रहा था। और इसके बाद में फिर ये सामान कहाँ पर भेजते थे, तो काली मिर्च और ये सारे मसाले अपने देश में, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें और इनके व्यापारिक प्रमुख केंद्र थे, तो देखिए वो कौन कौन से। तो पुलिकट 1610 में बनता, सूरत 1616 में, और बिमलीपट्टम, ठीक है, 1641 में, चिंसुरा 1653 में, कासिम बाजार जो मुर्शिदाबाद के निकट है और ये बनता है, बालासोर बनता है, पटना बनता है, नेगापट्टनम जो कि 1658 बनता है, कोचिन 1663 में, ठीक है। डचों का पतन का जो कारण है वो जानिए। तो डचों का पतन का कारण बेदरा का युद्ध होता है कर्नाटक में 1759 में होता है। इसमें डच और अंग्रेज थे, अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव था और इसमें डचों की हार हो जाती है, यानी कि अब अंग्रेज इनसे ज़्यादा ताकतवर थे। पतन के कारण की अगर बात करें तो पतन के कारण क्या थे, तो डच कंपनी में सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप था, यानी कि जो इनकी सरकार थी वो ज़्यादा हस्तक्षेप कर रही थी। अंग्रेजों का कुशल नेतृत्व और सशक्त नौसेना थी पर इनकी इतनी नहीं थी। साधनों का अभाव था इनके पास में, क्योंकि अगर साधन अच्छे ठीक ठाक होते तो ये भारत में रह के व्यापार नहीं करते, ठीक है, समझे कि नहीं है। यानी कि अगर इनके पास ज़्यादा साधन होते तो ये इतना नहीं करते। सरकार, इनकी जो सरकार थी वो इनको कम पैसा देती थी तो इनको मुनाफा नहीं हो रहा था, तो इसलिए इन्होंने सोचा क्यों ना हम भारत से व्यापार, यानी भारत का सामान पूर्व में पहुँचाएँ, पूर्व का सामान भारत में लेके आएँ। तो इस हिसाब से यहाँ से मोटा मोटा मुनाफा कमाएँ और मुनाफा कमाने के बाद में यहाँ से फ़ायदा लें और यानी कि मुनाफा कमाएँ। उसके बाद में जो पैसा बचेगा उस पैसे से व्यापार करके फिर यहाँ से सामान खरीद के फिर ले जाएँ अपने यूरोप में, ठीक है। तो ये सिस्टम था इनका, तो इसीलिए यानी कि इनका सरकार कम पैसा देती थी, अभाव था, ठीक है। और दक्षिण पूर्वी एशिया के मसाले द्वीपों की अपेक्षा भारत पर इनका कम ध्यान था। इनका सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पर था, तो दक्षिण पूर्वी एशिया में था। और यूरोप में ब्रिटेन तथा फ्रांस से संघर्ष भी चल रहा था, यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में संघर्ष भी शुरू होता है और वो चल रहा था। तो ये थे कुछ कारण। और इसके बाद पढ़ेंगे हम अंग्रेजों को हम पढ़ेंगे कल, और आज की क्लास में इतना ही। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई क्लास में, कल मिलेंगे। तो दोस्तों ये क्लास कैसी रही, तो आप इसकी जो कमेंट बॉक्स में आप इसकी राय दे सकते हैं, आपको क्लास कैसी लगती है, अच्छी लगी या ख़राब, तो आप अपनी प्रतिक्रिया है वो हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ। जय हिंद।